के नाम पर ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं, और जो कुर्बानी देनी সেই সম্প্রদায়ের সম্পত্তির দিকে যদি কেউ চোখ তুলে তাকায় তার চোখ যেমন উপড়ে নেবেন হাত তেমন ভেঙে দেবেন। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में बात एक ऐसी चेतावनी की, ऐसी बयान की जिसने सारे देश को स्तब्ध कर दिया है। संविधान से पहले शरिया, जी हां, एक ऐसा बयान जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वक्फ कानून के खिलाफ क्या अब ये चेतावनी भी दी जाएगी कि वक्फ के लिए शरिया ऊपर है, संविधान नीचे। झारखंड के मंत्री हसन अंसारी खुलकर कह रहे हैं कि मेरे लिए पहले शरिया है और फिर संविधान है, और इसीलिए वक्फ कानून का विरोध जो भी करेगा मैं उसके साथ नहीं हूं। अब यही सोच अगर देश के हर मुसलमान के जहन में डाल दी जाए कि पहले शरिया है फिर देश का संविधान है, तो इस देश में संविधान के कोई मायने ही नहीं रह जाएंगे। क्या झारखंड की सरकार और इंडिया गठबंधन के लोगों का यह आधिकारिक बयान माना जाए? ये कितना खतरनाक खेल है। सोचिए कि पहले संविधान नहीं, पहले शरिया है और संविधान बाद में है। वक्फ को लेकर ये वाली धमकी भी आई, और वहीं दूसरी तरफ एक और धमकी, क्योंकि धमकियों का एक सिलसिला सा आ गया है। एक और खतरनाक खेल जो पश्चिम बंगाल में चल रहा है, जहां मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को घरों से पलायन के लिए मजबूर कर दिया गया है, और ममता बनर्जी के सांसद खुलकर कह रहे हैं कि अगर वक्फ कानून के खिलाफ, अगर वक्फ के खिलाफ आंखें उठाकर देखी तो आंखें निकाल देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे। क्या यह किसी सांसद की भाषा हो सकती है? क्या इस भाषा को ममता बनर्जी का खुला समर्थन है? क्या यही वजह है कि लोगों के घर जला दिए गए हैं, उन्हें पलायन के लिए मजबूर कर दिया गया है, क्योंकि सांसद साहब तो कह रहे हैं कि आंखें निकाल लेंगे और हाथ पैर तोड़ देंगे। आज महाभारत इस पूरे बयान पर भी पूछ रही हूं कि वहां पर आंखें निकालने की धमकी है, लेकिन लोगों को बचाने का की कोई प्रतिबद्धता नहीं। वक्फ पर 1 घंटे में इलाज कर देंगे वाली धमकी भी आई। कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, और वो क्या कहते हैं? वो वक्फ पर कह रहे हैं कि वक्फ के लिए हमारी सरकार को आने दीजिए, 1 घंटे में हम इलाज कर देंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया और उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कहा है कि अपने वोट बैंक का इलाज करने के लिए वक्फ को संशोधित किया गया था 2013 में, लेकिन आज एक और इलाज की धमकी इमरान मसूद दे रहे हैं। सवाल यह है कि 1 घंटे में इलाज के बयान के साथ क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी भी खड़े हुए हैं? क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में थे, वक्फ को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है, और वक्फ पर उन्होंने सीधे कहा कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते, कि एक मुस्लिम वोट को बनाए रखने, वहां ब्लैकमेल करने के चक्कर में यह संशोधन 2013 में हुआ। और इसीलिए आज मोदी ने सवाल पूछे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सवाल पूछे, वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार क्या जब हुआ था तब खामोश क्यों थे ये लोग जो आज विरोध कर रहे हैं? विरोधियों से हैं मोदी के ये 4 सवाल। गरीबों की जमीनें छीनी तब विरोध क्यों नहीं किया, ये मोदी का सवाल है। प्रधानमंत्री का एक और सवाल, उन्होंने सीधे शब्दों में कहा है, वक्फ का सही इस्तेमाल होता तो आज युवा मुसलमान पंचर नहीं बना रहे होते। गौर से सुनिए, यह सीधा सवाल मोदी ने पूछा। और प्रधानमंत्री ने एक और सवाल कहा, उन्होंने कहा आदिवासियों की जमीनें जब छीनी जा रही थी वक्फ बोर्ड के चलते, तब ये विरोधी चुप क्यों थे? आज महाभारत में सारे सवाल पूछूंगी। पहले एक रिपोर्ट देखिए। वक्फ बिल पर मौलानाओं की मुसलमानों से भड़काऊ अपील, 4 बेटों में से 2 बेटे पर्सनल लॉ बोर्ड को सौंप दें। अपने घरों में ना बैठे, अपनी शरीयत को बचाने के लिए सड़कों पर निकले। लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं, और जो कुर्बानी देनी पड़े।
पर मौलानाओं को बटेंगे तो कटेंगे क्यों याद आ रहा है? दिल्ली हो या हैदराबाद, मौलाना हर जगह जाकर यही धमकी दे रहे हैं कि वक्त के खिलाफ कुर्बानी देनी पड़ी तो कुर्बानी भी देंगे। लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं। और जो कुर्बानी देनी पड़े, पहले भी दी गई है, आज़ादी से पहले भी कुर्बानियाँ दी हैं। अगर लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा सब्र भी करेंगे। वक्फ कानून के खिलाफ नई थ्योरी ये भी कह रही है कि बकरीद तक प्रदर्शन चलता रहेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो फैसला लिया है हम उसकी तायीद करते हैं और हम एक ही अपील करेंगे कि जहां कहीं भी जिस किस्म का प्रोटेस्ट हो आप उसमें उसको कामयाब करिए और सबसे अहम बात ये उसको पीसफुल रखिए और अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराइए। वक्फ कानून पर मौलानाओं की तकरीर अपनी जगह है, लेकिन सियासतदान भी 1 घंटे वाली धमकी दे रहे हैं। ये लोकतंत्र है, ये राजशाही नहीं है। आप लोग खड़े बराबर नहीं हो गए आप लोग ही आओगे। जिस दिन हम सत्ता में आएंगे 1 घंटे के अंदर इसको उखाड़ के फेंक देंगे। इस कानून को वापस नहीं लेती तो इजिप्ट में क्या हुआ तारीख गवाह है। हस्नी मुबारक को बेदखल करने के लिए 1 महीने तक इजिप्ट की कौम सड़कों पर निकलकर सड़कों पर जो है बिस्तर लगा दिया था। लेकिन एक ऐसा बयान जो सबसे ज्यादा सवाल खड़े कर रहा है, झारखंड के मंत्री जो कहते हैं कि मेरे लिए शरिया पहले है संविधान बाद में। क्या ये बयान झारखंड की सरकार का और इंडी गठबंधन का आधिकारिक बयान होगा? क्या देश में धर्म पहले संविधान बाद में होगा? वक्फ कानून के खिलाफ कई मुस्लिम संगठनों के साथ साथ विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तस्वीरें बंगाल के बैरमपुर और सियालदाह की हैं, जहां एक बार फिर नोकझोंक देखने को मिली। बंगाल में तो जैसे बांग्लादेश वाली हालत हो गई, हर रोज दंगे वाली हालत। हिंदुओं को मारा जा रहा है, लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं। दीदी अब भी वक्फ कानून को उखाड़ फेंकने की बात कर रही हैं, तो उनके नेता तो दिन ब दिन उनसे भी एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, खूनी धमकी दे रहे हैं। সেই সম্প্রদায়ের সম্পত্তির দিকে যদি কেউ চোখ তুলে তাকায় তার চোখ যেমন উপড়ে নেবেন হাত তেমন ভেঙে দেবেন। आप देखिए कैसे मौलाना हो या विपक्ष के नेता, सबके हाथों में एक जैसी स्क्रिप्ट ही नजर आ रही है और इस स्क्रिप्ट के जरिए ये लोग देश के मुसलमानों को भड़काने में लगे। मोदी शाह और वक्फ कानून के खिलाफ मुसलमानों को एक किया जा रहा है। हर दिन देश के अलग अलग जगहों पर मौलाना मुसलमानों को भड़काने में लगे। कल जहां दिल्ली में तो आज हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बड़ी मीटिंग है और ये मीटिंग 19 अप्रैल को होने वाले प्रोटेस्ट की तैयारियों पर चर्चा के लिए। विरोध करने वाले विरोध करते रहेंगे, लेकिन पीएम मोदी का संदेश साफ है, देश के हर तबके का विकास किया जाएगा। इसके लिए चाहे कितने भी कानून बनाने पड़े और वक्फ कानून इसका लेटेस्ट उदाहरण है। साथियों, वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टर जमीन पूरे देश में है और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी जुड़ रही हैं। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर मौलाना साजिद रशीदी साहब जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एमआरएम के कन्वीनर फैज खान साहब जुड़ेंगे। फराज किदवई साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं। मोहम्मद सुलेमान साहब मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं, फाउंडिंग मेंबर है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। और संजय सरकार साहब टीएमसी के नेता हैं। मैं सबसे पहले संजय जी आप ही के साथ शुरुआत कर रही हूँ और सवाल ये इसलिए पूछूंगी क्योंकि पश्चिम बंगाल की तस्वीरें पूरा देश देख रहा है सर, और पश्चिम बंगाल में उन तस्वीरों को ना देखकर एक सांसद साहब कह रहे हैं वक्फ कानून के खिलाफ, वक्फ के खिलाफ अगर किसी ने आंखें उठाई तो आंखें निकाल लेंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे। ये वैसे भाषा तो किसी सांसद की लगती नहीं है, लेकिन ये सांसद आपकी पार्टी के। लेकिन आप कुछ संसद के बारे में जब बोल रहे हैं तो आप तरह सुकांत मजूमदार को भी बयान थोड़ा सुन लीजिए। हाँ सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं, आप सुनिए, मैं आपको सुना रहा हूँ। वो बोल रहे हैं हम गाड़ी करके कोई निकलेंगे। सुनिए नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही है सर, आप बोल के बता दीजिए। सुकांत मजूमदार बोल झारखंड उत्तर प्रदेशের
इसको अर्जुन सिंह क्या बोल रहे हैं, सुनिए। सर मुझे आवाज नहीं आ रही है, आप बोलकर बता देंगे तो बेहतर होगा। हाँ अर्जुन सिंह बोल रहे हैं हम बिहार, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश से आदमी लेके यहाँ घुसाएंगे, घुसा के पूरा मुर्शिदाबाद, मालदा खाली कर देंगे। सुकांत मजूमदार बोल रहे हैं हम गाड़ी पे आएंगे, उतर के पीटेंगे, मार के गंगा में फेंक देंगे, गोली मार देंगे। आप इसको भी तो निंदा कीजिए सुचरिता जी। आपको नजर के कानून में इतराजी जब होता है तो दोनों तरफ एक समान होता है ना। बिल्कुल सही बात है, तो नहीं होता है, ये तो निंदा करने की जगह है। और मैं आपको और भी कुछ तस्वीर दिखा रहा हूँ जो मेन लफड़ा रास्ता, जो मतलब जो वहां पर जाके आपको पहले भी हम बोले थे, आज भी बोल रहे हैं, आने वाला पल भी बोलेंगे। वहां पर किसने 200 से 300 आदमी जो शमशेरगंज के है, वहां का बोल रहे ये आदमी को हम पहचानते हैं, बाहर से कहां से है अपने को मालूम नहीं है। ठीक है, एक एक करके मैं आपको तस्वीर सबको दिखा रहा है, गौर से देखिएगा, देख के बताइएगा कौन कौन इसमें शामिल था। भारतीय राकेश गौड़, देखिए राकेश गौड़, ये एक बंदा को पकड़ा गया है। नंबर 2 में भारतीय जनता पार्टी को ये नेता है जो सुकांत के साथ में घूमे, ये आदमी को देखिए, तीसरा आदमी को देखिए, ये बंदूक लेके वहां पर चल रहे हैं, ये भी देखिए। देखिए इन सबको देखिए। एक तरफ से आप बंगाल का अगर बारी में बोलेंगे नहीं तो इसका आपका मतलब क्या है, आपका आरोप क्या है? आप ये कहना चाह रहे हैं संजय जी, मैं इसको जरा सार करती हूँ इसका, कि बीजेपी आग लगा रही है पश्चिम बंगाल में, मतलब वो भड़का रही है पश्चिम बंगाल में। सारा जो मामला है वो आपकी सरकार के कंट्रोल में नहीं है, बीजेपी जो करना चाह रही है, जो सरकार में नहीं है वो सब कर पा रही है, ये कहना चाह रही है। बीजेपी इज नॉट इन गवर्नमेंट, बट वो जो चाह रही है वो कर रही है, और सरकार सिर्फ बैठकर देख रही है, और उसके सांसद बयान जारी कर रहे हैं कि हम आंखें निकाल लेंगे। मेरा सवाल सर आपसे इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो लोग पलायन कर रहे हैं, निकल कर आ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हमारे पानी में जहर मिला रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हमें घरों से निकलकर जाना पड़ेगा वरना हमारी जान को खतरा है। तो ये बयानों की जिम्मेदारी किसकी है संजय सरकार? अगर जिम्मेवारी के बात बोलेंगे तो जिम्मेवारी के बाद हम सबसे पहले हम निभाएंगे। हम आपको बोलना चाहते हैं कब निभाएंगे? जब मुर्शिदाबाद खाली हो जाएगा तब निभाएंगे क्या? आप बोलने दीजिए, बीच में मत टोकिए। अगर नहीं इतनी लंबा तो आप बोले हैं, तब तो मैं नहीं टोकी ना, अब मैं ना टोकूं। नहीं आप मत टोकिए। आप पाकुड़ में 250 आदमी को मौजूद रखे थे भारतीय जनता पार्टी, प्री प्लानिंग था। 27 तारीख को ईद के दिन कलकत्ता से गाड़ी छूटे हैं, बर्धमान में कुछ आदमी को उतारा गया है, कुछ जंगीपुर में, कुछ हंसरगंज में। वहां पर जो महिला है, हिंदू महिला, वो लोग खुद बोल रहे हैं, मेरे पास क्लिप भी है। इतना आदमी बाहर कहां से अपने को मालूम नहीं। ये लोकल आदमी है ही नहीं, जो पत्थरों जो पानी में जहर मिलाए है, ये लोकल आदमी है ही नहीं है। और जो भी घटना घटा है, ये भारतीय जनता पार्टी के राकेश घोष से लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी को नेता है। मेरे पास वो ये भी है, आपको रिकॉर्डिंग भी है, प्लस भी। अगर आप सुनने चाहते आप तो बोलेंगे सुन नहीं पाते हैं, ये सुनने में बहुत दिक्कत हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी को सुनने में दिक्कत होता है। मैं सवाल राधिका जी से लूंगी, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है वो भड़काने वाले बयान सुकांता मजूमदार के, वो भड़काने वाले बयान अर्जुन सिंह के हैं, ये आप कह रहे हैं। मैं एक बार जरा आपको बड़ी खबर भी बता दूं कि वक्फ कानून के विरोध में बंगाल में हिंसा जारी है। संजय जी सुन लीजिए इसे। दक्षिण 24 परगना में आगजनी और तोड़फोड़ हुई है। उपद्रवियों ने बंगाल पुलिस पर पथराव किया है, पुलिस ने लाठीचार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़ा है। तो ऐसा नहीं है, ये खबर जरा देख लीजिए एक बार फिर। आगजनी कहाँ हुई है? वक्फ के मामले में देखिए, दक्षिण 24 परगना में आगजनी और तोड़फोड़। ये तस्वीरें आ रही है जहाँ पर आगजनी की गई, और ये तस्वीरें लगातार पश्चिम बंगाल से आ रही हैं। अब मेरा सवाल ये है, क्या राधिका जी आपके लोग भड़का रहे हैं, आपके लोग आग लगा रहे हैं, वहां आपके नेताओं के बयान ही इस हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं? अनम्यूट कर लीजिए मैम, अनम्यूट। सभी को मेरा नमस्कार, मेरी आवाज मिल रही है? जी बोलिए। जी, आज भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती है, जिन्होंने हमें ये सिखाया कि धर्म निजी आस्था हो सकती है, लेकिन देश का जो संविधान है और जो देश है, देश संविधान से ही चलेगा। आज उसी संविधान पर सबसे बड़ा हमला कौन कर रहा है? इंडिया अलायंस का गठबंधन हो या ओवैसी हो, या ये जो वक्फ सिंडिकेट चल रहा है वो कर रहे हैं, या यहाँ पे बैठे हुए टीएमसी के जो नेता अभी बोल रहे थे उनके जैसे लोग। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आज जो बोला है वो देश के करोड़ों वंचितों के मन की आवाज है। आदिवासियों की जमीन वक्फ बोर्ड को किस अधिकार से दी गई? आज आप देख लीजिए, चाहे झारखंड हो या
राजस्थान हो, तेलंगाना हो, पश्चिम बंगाल हो, जहां जहां पे पहले हमेशा से तो हम जानते हैं कि 55 इयर्स कांग्रेस की सरकारें रही हैं, उनकी अलायंस की रही हैं, लेकिन जो हजारों एकड़ों जमीन बिना नोटिस, बिना सुनवाई सीधा वक्फ घोषित कर दी गई थी, ये कब्जा नहीं तो क्या था? क्या तब ये संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं थी? और वक्फ कानून जो है, अब देखिए 2013 में रातों रात कांग्रेस ने 3 लाख एकड़ और जोड़ दिया वक्फ के साथ, सारी संपत्तियों के साथ, और दावा आज ये करते हैं कि संविधान खतरे में है। अरे संविधान से छेड़छाड़ आप कर रहे हैं, किसी भी जमीन को वक्फ को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी 2024 के चुनाव से पहले एक ही ये लोग गाना गा रहे हैं कि हम संविधान से छेड़छाड़ कर रहे हैं। अब झारखंड के इनके मंत्री कहते हैं मेरे लिए शरिया पहले है फिर संविधान है। तो सबके लिए सामने है कि कौन संविधान को नहीं मानता, कौन बाबा साहेब अम्बेडकर को नहीं मानता, कौन इस देश को नहीं मानता। क्या ये कांग्रेस का मॉडल है, जिसकी खटाखट मॉडल जिसकी बात राहुल गांधी करते हैं? इमरान मसूद धमकी देते हैं कि 1 घंटे में इलाज कर दूंगा। क्या ये लोकतंत्र में विश्वास है कांग्रेस पार्टी का? मैं आ रही और हूं। यही बात अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कर रही होती तो आज राहुल गांधी से लेकर सब सड़कों पे आ गए होते। फिर बंगाल में एक मौलाना मंच से कहते हैं कि अगर वक्फ की जमीन को छुआ तो सड़कों पे खून बहेगा। क्या ये सेक्युलरिज्म है, जहां जिहादी उकसावे दिए जा रहे हैं और खुली धमकियां दी जा रही है, और ममता बनर्जी हाथ बांध के बैठी है, वहां पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, लेकिन ममता बनर्जी चुप बैठी है। जब मोदी जी की सरकार, हमारी सरकार पारदर्शिता लाने के लिए संशोधन लाती है, तब ओवैसी हो, कांग्रेस हो, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, ये पूरी की पूरी ब्रिगेड जो है तुष्टीकरण की, वो कहने लगते हैं कि मुसलमान खतरे में है, कौम खतरे में है, संविधान खतरे में है। संविधान के साथ संशोधन हमेशा इन्होंने किए। संविधान के खिलाफ जाने का काम, बाबा साहेब अम्बेडकर जो संविधान में लिख कर गए उसके खिलाफ जाने का काम इन्होंने किया, और ये बोलते हैं कि आज संविधान खतरे में है। जब मुस्लिम महिलाएं ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड तक इस बिल को जरूरी और सुधारात्मक कहती है, तब कांग्रेस, सपा, टीएमसी का वोट बैंक आगे आ जाता है और वो आग में घी डालने का काम नहीं। देखिए राधिका जी, यहाँ पर बयानों का हवाला दिया जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि आपके नेता भड़का रहे हैं, वो बयान ऐसे दे रहे हैं, वहां पर आग लग रही है। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, राधिका जी, एक फराज साहब यहाँ बैठे हैं, अजय जी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी सरकार आएगी 1 घंटे में इलाज कर देंगे, अजय जी ये कह रहे हैं। अजय जी का फ्रेम ठीक करिए, फिर मैं वापस आऊँ उनके पास। अजय जी जरा बताइए, हमारी सरकार आएगी 1 घंटे में इलाज कर देंगे, कौन सा इलाज कर देंगे सर, क्या इलाज कर देंगे? एक नेता कह रहे हैं शरिया पहले संविधान बाद में। भाजपा देशलाई गैंग, अभी थोड़ी देर पहले, मेरी आवाज आ रही है? शरिया पहले संविधान बाद में, अजय जी आप इसके साथ सहमत हैं? शरिया पहले संविधान बाद में। कह रहा हूं कि 14 अप्रैल के दिन आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है। देशवासियों को, आपको बाबा साहब के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा। यहाँ पर गांधी जी का देश है या गांधी के देश में और गॉडसे के देश में जो लोग सरकार के रह रहे हैं, वो नहीं शर्त बर्दाश्त करेंगे हिंदुस्तान के 145 करोड़ लोग। अभी थोड़ी देर पहले भाजपा की प्रवक्ता ये कह रही थी कि हजारों एकड़ जमीन, सबूत दीजिए, पर्चा दीजिए, कागज दीजिए, कौन सी जमीन हजारों एकड़ कहाँ दी है, कौन सा नाम है। केवल अफवाह फैलाकर देश में दंगा कराना। इनका एक स्लीपर सेल, उसकी मेंबर है, उस सेल का काम यह है कि जब जहां ये चुनाव जीतते नहीं उस जगह चिन्हित कर लेते हैं। 1 साल आने से पहले वहां इनका स्लीपर सेल और देशलाई गैंग कामयाब, जागरूक हो जाता है, और देशलाई का काम है आग लगाना। और ये वहां पर स्लीपर सेल के लोग नए नए भेष बनाकर घुस जाते हैं और कुछ भी करने का प्रयास करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा देश की सरकार से भी और प्रदेश की सरकार से भी जांच करके ऐसे स्लीपर सेल के लोग, उसमें चाहे वो भाजपा के हो या आरएसएस के हो। अजय जी मेरा सवाल आपसे बड़ा क्लियर है। आज जो है संविधान दिवस, आप जब संविधान दिवस की दुहाई देते हैं, आप बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती की दुहाई देते हैं, आप ये कहते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे लिए किस तरह से आदर्श हैं, तो आप ये भूल जाते हैं कि संविधान पहले वाली बात वो कर नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं पहले शरिया है फिर संविधान है। तो मैंने आपसे सटीक सवाल पूछा था कि क्या आप इससे सहमत हैं? सहमत हैं आप इससे? सुचेरिता जी कोई भी नहीं कह रहा सरिया है। क्यों नहीं कह रहा है? कौन नहीं कह रहा है? झारखंड के मंत्री है वो, आप भी है ना सरकार में शामिल वहां झारखंड में, झारखंड के मंत्री हैं। केवल भाजपा का मीडिया सेल। नो सर, बयान है, ऑन रिकॉर्ड है, यहाँ पर झूठ नहीं चलेगा, ऑन रिकॉर्ड बयान है सर, ऑन रिकॉर्ड बयान है। आप अब उसे झुटला रहे हैं तो अलग बात है।
आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि झूठ है, तो अलग बात है। केवल भाजपा के लोग इस तरह के बयान दिलवाते हैं अपने पीछे ये देखिए, ये देखिए, इसकी जांच होनी चाहिए। सर अजय जी, ये किसकी साजिश के तहत ये दंगे हो रहे हैं? अजय जी, और दंगे के फायदे आप यही नहीं जानते। अजय जी स्क्रीन पे क्यों नहीं है? अजय जी, आप यही नहीं जान रहे हैं जी कि उन्होंने बयान क्या दिया है, आपकी सरकार में मंत्री बयान क्या दे रहे हैं, ये आपको पता ही नहीं है। आपको ये भी नहीं पता और इसीलिए आप उसे यहाँ झुठला रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगी कि थोड़ा सा पढ़ लीजिए उनका बयान, उसके बाद जवाब दीजिएगा। चलिए मैं जा रही हूँ एक बार रशीदी साहब के पास जाऊंगी। रशीदी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, अजय जी को ये नहीं पता कि उनके मंत्री बयान क्या दे रहे हैं, उन्हें ये जानकारी ही नहीं है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आपने इससे पहले पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है, आपने ये कहा था कि जो बयान बार बार आ रहे हैं उनका हश्र हिंसा में तब्दील होगा, सड़कों पर ये आगजनी होगी। वो पश्चिम बंगाल में हो रहा है। ये पूरा मामला वहां पर हिंदू मुसलमान हो गया है। ये बार बार कहा जा रहा है हिंदू वहां से पलायन कर रहे हैं क्योंकि मुर्शिदाबाद मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। आपने तो इसके बारे में पहले ही चेतावनी दी थी रशीदी साहब। सुचारिता जी, एक चीज़ समझ लीजिए, मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है ममता जी से, और सवाल ये है कि जब आपने बोल दिया कि भाई मैं कानून लागू नहीं करूंगी प्रदेश में, तो फिर वहाँ हिंसा क्यों हो रही है? ये समझ में नहीं आ रही है बात। वहाँ तो मुसलमानों को खामोश बैठ जाना चाहिए कि भाई कानून तो लागू होगा नहीं। यहाँ ममता जी ने एतमाद में ले लिया है, यकीन दिलाया है, तो फिर वहाँ हिंसा का तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए ना। वहाँ मुसलमान हिंसा पे उतारू क्यों है? क्यों बाहर निकल रहा है सड़क पर? दूसरी बात, एक चीज़ मैं आपको बहुत बड़ी कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, मेरे भाई हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ इनका। अजय भाई, एक लिस्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखिएगा। अजय जी को लीजिए। ये 250 बीघा ज़मीन है मेरे भाई, 250 बीघा ज़मीन। कांग्रेस सरकार ने, जब केंद्र में सरकार थी कांग्रेस और दिल्ली में भी कांग्रेस थी, दिल्ली के अंदर ये 250 बीघा जमीन डीडीए के थ्रू हमसे छीन ली। और कांग्रेस सरकार में डीडीए की ये पोजीशन थी, डीडीए जहां अपना बोर्ड लगा देता था वहां वो जमीन उसकी हो जाती थी। बहुत सारी जमीन मेरे सामने, मेरी नजरों के सामने डीडीए ने वक्फ बोर्ड की ऐसी छीनी है। मैं लिस्ट दे रहा हूं आपको, 1970 के गजट में है ये प्रॉपर्टियां, और डीडी ने छीन ली, एनडीएमसी ने छीन ली, एमसीडी ने छीन ली, डीटीसी ने छीन ली। ये 250 बीघा जमीन है मेरे भाई अजय भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप कह रहे हैं बीजेपी सरकार छीनेगी, ये जो आपने 250 बीघे छीनी हुई है इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? दूसरी बात मैं बताऊं आपको, शीला सरकार में जो चेयरमैन हुआ करते थे, 2-3 चेयरमैनों को मैं जानता हूं। मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मुझे 1 मिनट मैं बात पूरी कर लूं। 2-3 चेयरमैनों को मैं जानता हूं। एक चेयरमैन हुआ करते थे हारून यूसुफ, उनसे शीला जी ने मिलेनियम पार्क जो है, जो बना है, ये कब्रिस्तान अहले इस्लाम था पूरा मिलेनियम पार्क, हारून यूसुफ ने साइन कर दिए और वो पार्क को दे दी गई जगह। चौधरी मतीन के रहते हुए वजीराबाद में एक बहुत बड़ी जगह पड़ी हुई थी, वो बड़ी जगह जो है शमशान घाट के लिए दे दी शीला जी के रहते हुए वक्फ बोर्ड को। ये कांग्रेस की सरकारों ने किया मेरे भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो कांग्रेस हमारी हितैषी कहाँ है? एक लास्ट बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, लास्ट बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अगर कांग्रेस हमारी हितैषी होती, जैसे आपने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई सिखों की और उनकी प्रॉपर्टी, उनके गुरुद्वारे उनके हाथ में दे दिए, ऐसे ही ये प्रॉपर्टी भी वक्फ बोर्डों को ना देकर, अपने पिट्ठुओं को ना देकर हमें दे देते, हमारे हाथों में दे देते, ताकि हम अपने मुसलमान भाइयों को भला कर लेते इससे। आपने तो सरकार के पास रखी है जमीन। एग्जैक्टली आप ही के चेयरमैन बनते थे, आप ही के मेंबर बनते थे, वो जैसे चाहे बेचते थे जमीन। रशीदी साहब, आप जो सवाल पूछ रहे हैं, मैं उसी सवाल को लेकर एक बार सुलेमान साहब के पास जा रही हूँ, क्योंकि सुलेमान साहब जो मौलाना रशीदी ने बात कही, उन्होंने यही बताया कि कैसे वक्फ को राजनेताओं ने लूटा है, पार्टियों ने लूटा है, गरीब मुसलमान के वो काम नहीं आया। मैं इसे इसलिए आपसे पूछ रही हूं क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर वक्फ ने काम किया होता तो आज
युवा मुसलमान पंक्चर नहीं बना रहे होते। सुलेमान साहब जी, सुलेमान साहब, जो रशीदी साहब ने बोला है उनको जवाब देंगे आप? क्या कह रही हैं? सुलेमान साहब, रशीदी साहब की बात सुनिए आपने, मौलाना रशीदी की, आप उनको जवाब देना चाहेंगे? जवाब देने की बात नहीं, मैं तो मैं जवाब देने आप तो बोलने नहीं देती, मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं फैक्ट्स बयान करूंगा जो हकीकत है। अगर मुझे मौका दे रहे हैं तो सुनेंगे आप? हाँ प्लीज बोलिए। हेलो, बोले बोले सर बोले। देखिए, वक्फ बोर्ड की तश्कील में तमाम सरकार, आप पूरी बात टोकती क्यों हैं बीच में, सुनिए। वक्फ बोर्ड की तश्कील में तमाम स्टेट गवर्नमेंट का अमल दखल होता है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, उनके ही जरिए अपॉइंटेड सो कॉल्ड इलेक्टेड चेयरमैन होते हैं, मेंबर कुछ नॉमिनेटेड होते हैं, कुछ इलेक्ट किए कराए जाते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट की अगर बदनीयती होती है, जो होती रही है आजादी के बाद, हमारी हजारों बीघा जमीन जो मुस्लिम्स ने खैर के कामों के लिए मदरसे, मस्जिद, कब्रिस्तान, इमाम बाड़ा इसके लिए दी थी, उनको मैनिपुलेट करके, साजिशें करके हुकूमत का कब्जा कराया। रिंग रोड दिल्ली में जो इंद्रप्रस्थ गार्डन बना है काले सराय बस स्टैंड के पास, वहां का ज्यादातर हिस्सा वक्फ की जमीन पर डेवलप करके इंद्रप्रस्थ बना दिया गया, सरकार ने टिकट लगा दिया, सरकार की आमदनी हो रही है। कांग्रेस जमाने में हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। वो हारून साहब रहे हों, मतीन साहब रहे हों, या और लोग रहे हों मुख्तलिफ हिस्सों में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जो ये संशोधन बिल आ रहा है, इसके जरिए तो जमीन हड़पने का पूरा दरवाजा ही खोल दिया गया। अभी तक तो खिड़कियां खुली थी, अब तो दरवाजा ही खोल दिया गया है कि जो नाजायज कब्जे हैं 12 साल से ज्यादा। पर सुलेमान साहब, आप इस हिंसा को कैसे देख रहे हैं जो जगह जगह हो रही है? बात होने दीजिए मैडम, बड़ी मुश्किल है, आप पूरी बात नहीं होने देती। ये जो हिंसा हो रही है, पूरी बात होने दीजिए ना। नहीं, आपकी बात मैंने सुनी है, आपने कहा उस समय हुआ, लेकिन अभी भी हो रहा है। अभी तो कब्जे, हम हिंसा पे आ जाएंगे, हिंसा भी आएंगे। नहीं, हिंसा पर बोलिए ना सर, और भी तो मेहमान इंतजार कर रहे हैं ना। की जमीनों पे कब्जा कैसे कर, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। अरे सर, और भी मेहमान इंतजार करें, इसलिए मैं चाह रही हूँ आप हिंसा पर बोले। मैं चाहती हूँ आपका पक्ष जाए ना। हम मेहमान आपके नहीं है, इनसे नहीं, आप मेरे मेहमान। कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार मानते हैं? 2 मिनट का टाइम नहीं दिया। हाँ बोलिए। रशीदी साहब बोल रहे हैं आपसे, रशीदी साहब बोल रहे हैं आपसे, रशीदी जी बोलिए। आप 2 मिनट का टाइम देना। आप इनसे ये पूछिए कि कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार मानते हैं कि नहीं मानते ये जमीनें हड़पने का? वो कह रहे हैं आप कांग्रेस को जिम्मेदार मानते हैं सुलेमान साहब, उन्होंने जमीन हड़पी। मैंने क्या कहा, मेरी बात आपने शायद सुनी नहीं। मैंने कहा तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स, कांग्रेस हो या दीगर पार्टियां हो, उनका अमल दखल वक्फ बोर्ड की तश्कील में होता है। तमाम जमीनों पर कब्जा आजादी के बाद ज्यादातर कांग्रेस की हुकूमत रही, वहां कब्जे हुए, कभी वहां डेवलपमेंट अथॉरिटीज को दे दिया गया, कहीं वहां गार्डन्स बना दिए गए, गवर्नमेंट की तहवील में चली गई। उसके बाद 1995 का जो तरमीमात आई और 2013 की तरमीमात आई, उसके बाद जो मार्केट रेट्स पे हमें वक्फ बोर्ड्स को मिलना चाहिए था किराया, वो भी नहीं मिलता। तो बस बात तो स्पष्ट है ना सर, बात तो स्पष्ट है कि वो नहीं मिला। मानता हूँ इस बात को, लेकिन ये जो तरमीमात, ये कानून है, और ज्यादा खतरनाक है। मैं एक बार जरा फैज साहब के पास जा रही हूँ। आप ये कह रहे हैं ये कानून और ज्यादा खतरनाक है। फैज साहब और फराज किदवई साहब, फैज साहब और फराज किदवई साहब, जरा दोनों को स्क्रीन पर लीजिए प्लीज। वो ये कह रहे हैं कि कानून जिस तरह का रहा और जमीनें हड़पी गई। फराज किदवई और फैज साहब को प्लीज स्क्रीन पर रखिए। मैं जरा एक चीज पूछ रही हूँ फैज साहब आपसे, जो बयान जिस तरह के दिए गए हैं फैज साहब, कि अगर वक्फ के खिलाफ कोई आंखें उठाकर देखेगा तो आंखें नोच लेंगे, ये टीएमसी के सांसद साहब बोल रहे हैं। जो बयान दिए गए कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम इलाज कर देंगे, ये इमरान मसूद साहब बोल रहे हैं। अब ये भी बयान कि किस तरह शरिया पहले है संविधान बाद में, ये मुझे लग रहा है वक्फ कानून, संशोधित कानून आने के बाद हर तस्वीर दिखा देगा।
बाबा साहब अंबेडकर जी का आज जन्म दिवस है, जन्म जयंती है। बाबा साहब अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि देने का सबसे अच्छा माध्यम है कि बाबा साहब के संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाए और जो तमाम दंगे फसाद करने वाले नेता हैं इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन वहां पर लगाया जाए। ये लोग क्या कह रहे हैं? टीएमसी के कुणाल घोष हैं, इनका बयान आया कि ये दंगे बीएसएफ करवा रही है। शर्म आनी चाहिए। जो अरविंद केजरीवाल हमारी सेना पर आरोप लगाते थे, अब ये टीएमसी लोग बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर आरोप लगा रहे हैं कि ये वो दंगे करवा रही है। ये जो कांग्रेस बनी है ना, 28 दिसंबर 1885 को 72 सदस्यों की उपस्थिति में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में डब्ल्यूसी बनर्जी की अध्यक्षता में और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के मार्गदर्शन में ये कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार की, ये सब कांग्रेस का एक ही उद्देश्य है, देश को तोड़ना, देश की सेना को बदनाम करना। 1919 में भी इन्होंने यही किया। असहयोग आंदोलन में वो तुर्की के खलीफा को घुसाकर मोपला में हिंदुओं पर अत्याचार किया। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे पर इस देश में दंगे फसाद किए, हिंदुओं का कत्लेआम किया। 1947-48 में रजाकारों ने हैदराबाद में हिंदुओं का कत्लेआम किया। और आज जब रशीदी साहब भी बोल रहे हैं, अरे ममता बनर्जी बोल चुकी है कि बंगाल में तुम लागू नहीं करोगे, फिर भी 500 हिंदू पलायन करने पर मजबूर है ममता बनर्जी के शासन में, तो इनको शर्म आनी चाहिए। और मोदी जी से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी राष्ट्रपति शासन लगाएं। जिनको शरिया चाहिए, स्पष्ट कह दिया गया, भैया आप हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तो शरिया वाला देश पाकिस्तान आपको दे दिया गया है। और शरिया आप क्रिमिनल कोड में नहीं मांगते हो कि मुसलमान अपराधी हो तो उसका हाथ काट दिया जाए या उसे मृत्युदंड दे दिया जाए, लेकिन शरिया केवल सिविल मामलों में मानते हो। आपने ऐसे ही बाबा साहब का अपमान कर दिया कि बाबा साहब के संविधान वाले दिन आप कह रहे हो कि हम संविधान को नहीं मानते, हम शरिया को मानते हैं। मैं पुनः कहना चाहूंगा, ममता बनर्जी, अब ये हुम्बा हुम्बा रुम्बा रुम्बा डुम्बा डुम्बा बम्बा बम्बा ये नहीं चलेगा। अब राष्ट्रपति शासन लगेगा, 356 लगेगा। और वहां आप ये बोल रहे हैं, मैं एक बार बयान दिखा देती हूं, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। फैज खान साहब, नवनीत राणा कह रही हैं, उन्होंने कहा टीएमसी राज में सिर्फ हिंदुओं पर अत्याचार क्यों हो रहा है? जिसको कानून नहीं मानना है उसके लिए यहाँ जगह नहीं है। नवनीत राणा का बयान आया है, वो कह रही हैं कि राष्ट्रपति शासन बंगाल में जरूरी है, राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगाया जाए। फराज साहब, मैं आपसे पूछ रही हूं, जो हिंसा हो रही है और उसके बाद ये कहना कि शरिया पहले संविधान बाद में, सहमत है आपकी पार्टी इससे? देखिए सुचारिता जी, मेरा बिल्कुल ये क्लियर कट मानना है कि भारत में जो लॉ एंड ऑर्डर चलेगा और तमाम जो कानून चलेंगे वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान से चलेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट, संविधान फर्स्ट। मुझे लगता है इससे क्रिस्प आंसर आपको कोई नहीं मिल सकता है। दूसरी बात सुचारिता जी, यहाँ पर अगर ये बयान बीजेपी के नेता ने दिया होता, अगर ये बयान बीजेपी के नेता ने दिया होता, अगर ये बयान बीजेपी के नेता ने दिया होता, तो आप इतनी आराम से ये बात कह रहे हो? आप बेफिक्र रहिए, आपके सारे सवालों नहीं, उस समय तो आप लोग सड़क पर निकल गए होते सर, सड़क पर उतर गए होते अभी तक। होता कि नहीं होता? सुचारिता जी मैं बोलूं? हाँ, पर बताइए ना, सड़क पर उतरते कि नहीं उतरते? जवाब भी तो दीजिए मेरी बात का। मैं सारी सवाल आपके, मतलब मैं मुश्किल से 10 सेकंड बोला होऊंगा। आपने फैज साहब ने राष्ट्र के नाम नहीं, आप भी बोलेंगे सर, आप भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे। मैंने सिर्फ ये कहा, यही बयान। सुचारिता जी सुनिए, प्रॉब्लम क्या होती है? नहीं, ये बड़ा क्रिस्प जवाब है, मैं बिल्कुल मान रही हूं। मैंने सिर्फ उसमें एक इंटरजेक्शन दिया है, ब्रेक हो जाती है सुचारिता जी। आप बोलिए, मैंने इंटरजेक्शन दिया है कि यही बयान बीजेपी के किसी नेता ने दिया होता तो आप शांति से बैठ के बस यही कह रहे होते, हम इसका विरोध करते हैं। बस मुझे ये बताइए, आगे अपना कंटिन्यू करिए प्लीज। मुझे बीच में कुछ नहीं समझ में आया सुचारिता जी कि आपने क्या बोला, क्या सवाल किया, ताबड़तोड़। आप एक काम करिए, सारे सवाल बता दिए, मैं एक एक सवाल का जवाब दे दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि सवाल कई बार सुनना नहीं चाहते। इसको ठीक करवाइए। ऐसा क्यों लगता है मुझे?
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मुझे अच्छी तरह से जानती हैं, मैं कड़े से कड़े सवाल ले सकता हूं और भारतीय जनता पार्टी के चमचों को एक्सपोज करने की पूरी कुव्वत रखता हूं। मैं किताबें लेकर के आपकी डिबेट्स में बैठता हूं ताकि डिबेट आपकी अच्छी हो जाए, और एक नहीं, दो दो तीन तीन किताबें लेकर के बैठता हूं मैं भारतीय, और आज बाबा साहब के ऊपर ही बात होगी। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, सुचारिता जी, जब ये संविधान की और बाबा साहब की बात करते हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती है, क्योंकि सावरकर से लेकर के गोलवरकर तक और गोलवरकर से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स तक ना इन्होंने कभी संविधान को माना है, ना इन्होंने तिरंगे को सम्मान दिया है। अब सुनिए क्या लिखते हैं गोलवरकर इस किताब के पेज नंबर 238 पे, आर कॉन्स्टिट्यूशन टू इज जस्ट अ कम्बरसम हेट्रोजीनियस पीसिंग टुवर्ड्स ऑफ वेरियस आर्टिकल्स फ्रॉम वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज एब्सोल्युटली नथिंग व्हिच कैन बी कॉल्ड आवर ओन। ये गोलवरकर लिख रहे हैं कि भारत का संविधान में ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे अपना लगे। इज देयर अ सिंगल वर्ड ऑफ रेफरेंस इन इट्स गाइडिंग प्रिंसिपल्स एज टू व्हाट आर नेशनल मिशन एंड व्हाट आर कीनोट इन लाइफ इज? नो। तो भारत और सुनिए, इनके आरएसएस के जो एक चीफ थे, कहिए तो मैं भी आपको उनका नाम ले लूंगा, उन्होंने क्या कहा कि भारत के संविधान को जो है स्क्रैप कर देना चाहिए 13 मार्च सन 2000 को के सुदर्शन ने। आप देखिएगा, उन्होंने करण थापर जी को एक इंटरव्यू भी दिया था। और बाकी इनके तमाम जो नेता हैं अभी जो लोकसभा के चुनाव के बारे में, ये संविधान के बारे में बोल रहे थे। दूसरी बात, अब आ जाता हूं मैं हेट स्पीच पर। आप एक बात बताइए सुचारिता जी, संजय गायकवाड़ जो शिवसेना शिंदे के एमएलए थे, उन्होंने क्या कहा था कि राहुल गांधी जी की जो जबान काट करके लाएगा उसको 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। रवनीत सिंह बिट्टू ने क्या बोला था कि राहुल गांधी जी आतंकवादी हैं। तविंदर सिंह मारवा क्या बोलते हैं कि राहुल गांधी जी के लिए कि जो हाल तेरी दादी का हुआ वही हाल तेरा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब संविधान की बात करते हैं, जब हेट स्पीचेस की बात करते हैं, अरे संसद में खड़े होकर रमेश बिधूड़ी क्या बक रहा था, क्या बोल रहा था? वो कॉन्स्टिट्यूशनल था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था? वो संसद की मर्यादा के खिलाफ था या संसद की मर्यादा वाला बयान दिया? क्या बात कर रही है सुचारिता जी? साहब मेरी बात सुन लीजिए, बिल्कुल गलत था। और मैं हमेशा कहती हूं कि जो बयान इस तरह के आते हैं वो गलत ही होते हैं। इसमें कोई दोहरे मापदंड नहीं होते हैं। राधिका जी बैठी हुई है, मैं खुलकर कहूंगी कि उनके नेता का बयान गलत था। सुनिए मेरी बात, लेकिन मेरा सवाल आपसे बड़ा छोटा सा है। संविधान की बात आप भी करते हैं, बीजेपी भी करती है। संविधान को लेकर प्रतियां लहराने का काम आपके नेता और सारे इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संसद के परिसर में किया था। लेकिन आज जब लोग आप ही के गठबंधन का एक मंत्री मैं कह रही हूं, झारखंड में मंत्री है वो ये कहते हैं कि मेरे लिए शरिया पहले संविधान बाद में, तो आप लोग हल्ला नहीं करते हैं। और क्यों नहीं करते हैं? यही मैंने पूछा। अगर यही बयान बीजेपी का कोई नेता कह देता, अरे राधिका खेड़ा जी कह देती, वो कहेंगी नहीं लेकिन कह देती, तो आप लोग मोर्चा खोल देते, आप लोग सड़क पर उतर आ जाते। ये करते कि नहीं करते? लेकिन अभी आपके गठबंधन का मंत्री है तो आप बड़े आराम से बैठकर सिर्फ ये कह रहे हैं मैं इससे सहमत नहीं हूं, संविधान से चलेगा देश। आप यही कह रहे हैं। बस मैं एक बार राधिका जी से रियाऊं रिएक्शन आपका। आप सुनिए। हाँ। नहीं सुन लिए, जवाब ले लिए सुचारिता जी, जवाब ले लीजिए। अच्छा बोलिए। भारतीय जनता पार्टी की सांसद ने, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की सांसद ने जब नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया था, उसको महात्मा बताया था, तो कितने भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क पर निकल गए थे? नहीं, वो क्यों उतरे? गांधी के हत्यारे को इस देश की सांसद महात्मा आप लोग उतरे थे ना, उनको टिकट नहीं दिया बाद में, उन्हें टिकट नहीं दिया गया बाद में, उन्हें आज वो कहां है? आज वो कहां है? क्या बात करती है? आज वो सांसद कहां है? कहां है वो सांसद, बता दीजिए। राजनीतिक पृष्ठभूमि में है कहीं? राजनीतिक पृष्ठभूमि में कहां है? उनको वापस टिकट दिया गया? वो बीजेपी से निकाल दी गई? सर ये स्टैंडर्ड सबको सेट करने होंगे। मैं आपसे कह रही हूं, आप लोग उनके खिलाफ बोले थे ना। राधिका जी आप बोलिए। राधिका जी वो बोल रहे हैं कि आप लोगों के नेता बयान देते हैं, आप लोग नहीं बोलते हैं, उनके नेता बोलते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई जस्टिफिकेशन है इस बयान का कि शरिया पहले संविधान बाद में। इस बयान का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है फराज साहब। सुचरिता जी, राधिका जी, सुचरिता जी, जितना सब लोग बोले हैं सबसे कम मैं बोली हूँ। मुझे सिर्फ 1.5 मिनट का समय दीजिएगा। ओवैसी इस वक्त संशोधन को कहते हैं कि ये ब्लैक लॉ है, लेकिन ब्लैक लॉ का खेल तब था जब 2013 में कांग्रेस सरकार ने संसद भवन जैसे 123 प्राइम प्रॉपर्टी को चुपचाप दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया था, बिना नोटिस, बिना बहस। अब कानून बना है जब मोदी सरकार इन साजिशों को चूहेदानी की इसके ऊपर ताला मार रही है। आप इमेजिन करिए, दिल्ली के संसद भवन पे क्लेम किया वक्फ बोर्ड ने और बिना किसी बहस, बिना किसी क्वेश्चन के दिल्ली में यूपीए सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी की सरकार ने दे दिया। अब रखिए संसद भवन। अब इमरान मसूद की बात करते हैं। वो इमरान
मसूद, जिन्होंने मोदी जी की बोटी बोटी करने की बात करी थी, याद है ना आपको? बोटी बोटी करने की बात करी तो उस इमरान मसूद को देखिए ये बीच में चिल्लाने में किसी ने बीच में नहीं बोली। सुचेता जी ये तरीका नहीं है, मैं अपनी बात पूरी रख लूं क्योंकि इन्होंने बहुत झूठ बोला, ये तरीका नहीं है। प्लीज इनको म्यूट कर दीजिए। संजय सरकार जी और फैज जी को भी लीजिए। हाँ बोलिए राधिका जी। इमरान मसूद जो कहते थे कि मोदी जी की बोटी बोटी कर देंगे, उसको एक बार टिकट देने का काम उसके बाद समाजवादी पार्टी ने किया और अब वो कांग्रेस का दोबारा सांसद है। हाँ। आज वो आदमी ये कह रहा है कि 1 घंटे में मैं इलाज कर दूंगा, जैसे कि वो पता नहीं क्या है, धमकीबाज गली का गुंडा है वो आदमी जो पहले प्रधानमंत्री की बोटी बोटी करने की बात करता है, उसके बाद सपा और कांग्रेस उसे और अवार्ड करती है, रिवॉर्ड करती है, सांसद बना के फिर से भेजती है और आज वो देश को जलाने की बात कर रहा है। हाँ। तो ये जो इलाज उनके अपने वोट बैंक के लिए करना चाह रहे, पश्चिम बंगाल में एक मौलाना मन से कह रहा है कि वक्त की जमीन को छुआ तो खून बहेगा और ममता बनर्जी चुप बैठी है, राहुल गांधी चुप बैठे हैं, समाजवादी पार्टी चुप बैठी है, ये कट्टरपंथियों के साथ सहमति कर रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति की इतनी इंतहा हो चुकी है, जब मुस्लिम महिलाएं खुद इस बिल का समर्थन कर रही हैं, तब भी ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सन बोर्ड जो है, जो कह रहा है कि सुधारवादी है, लेकिन फिर भी सपा, कांग्रेस, राहुल गांधी सब आके इसके खिलाफ बोल रहे हैं। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह दूं कि मोदी जी ने और हमारी सरकार ने कोई वक्फ की जमीन नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ उस सत्ता संरक्षित गौरव धंधे को उजागर कर रहे हैं जो हमेशा से चलता आ रहा है, जिसमें जमीन हो और मजहब हो उनको मिलाकर वोट की राजनीति करी जाती है और हमारे संविधान को कुचला जाता है। अब फैसला देश के हाथों में आ चुका है। राधिका जी आपके नेता भी अगर ऐसे बयान देंगे तो फिर ये देश शरिया में नहीं संविधान से चलेगा। मेरा सीधा मानना ये है कि इस तरह के बयानों से तो सबको बचना चाहिए, फिर वो जो पूरी डिबेट है वो डाइल्यूट हो जाती है। उन्होंने कहा कि इमरान मसूद ने बोटी बोटी काटने की बात प्रधानमंत्री के लिए कही थी, उसका तो बहिष्कार नहीं किया, वो तो आज एक कदम आगे जाकर कह रहे हैं 1 घंटे में इलाज कर देंगे। ये वाली बात हो रही है, वही जब उस समय नहीं टोका गया तो आज इलाज करने की भी बात करेंगे वो फैज साहब, क्या ये गलत है क्या फैज जी? देखिए किसने क्या कहा, फराज जी इस पे चर्चा कर रहे हैं, आरएसएस का साहित्य भी पढ़ रहे हैं, देखो कहीं इनका ईमान ना चला जाए, पहले तो ये देख लो। गोलवलकर जी की बात करने लग गए, धीरे से जय श्री राम भी बोलेंगे। मैं बताऊं केवल बयानों की बात हो रही है यहां पर, और असली बयान क्या है वो समझ जाइए। इस देश में शरीयत चलेगी, संविधान नहीं चलेगा, ये आ रहा है। और बयानों को एक तरफ किनारे कर देखिए, इस देश के 500 हिंदू हिंदुस्तान में, सुचरिता जी आज शरणार्थी शिविर में रह रहे हैं। 6:30 बजे जब हम यहां पर बहस कर रहे हैं ना, तब 500 हिंदू शरणार्थी शिविर में रह रहे हैं। ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, इस देश की सच्चाई है जो 1990 में कश्मीर में देखी गई, जो केरल में देखी गई, जो मोपला में देखी गई। हाँ। पूरे के पूरे देश का विभाजन 1947 में आपने कर दिया इन पार्टियों ने। इन पार्टियों के आदर्श मुख्तार रहे, अतीक अहमद रहे, कसाब को ये लोग बिरयानी खिलाते रहे। आज भी ताहूर राणा के लिए बेस्ट से बेस्ट वकील देने तैयार है, जिसने इस देश पे हमला किया। और इस पार्टी के दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि ये हमला आरएसएस की साजिश थी। ये अजीज वर्दी के साथ मिलकर 26/11 की क्या साजिश थी करे। इनके कार्य देखिए आतंकवादियों के साथ के, स्टेटमेंट तो छोड़ दीजिए, देश को तोड़ने का देखिए मुझे ऐसा लगता है कि नेताओं के लिए अपशब्द, प्रधानमंत्री के लिए कितने अपशब्द कहे हैं कांग्रेस के नेताओं ने, कितने अपशब्द कहे हैं बाकी नेताओं ने, ये सब जानते हैं। लेकिन इस देश में, और प्रधानमंत्री ने तो कहा, वो तो एक ऐसा लगता है कि एक पूरी सेंचुरी हो गई है गालियों की, मुझे इतने शब्द कह दिए गए। लेकिन सवाल यह है कि देश के संविधान को तो सब मानते हैं, आप मोदी को नहीं मानते, संविधान को तो मानते हैं। उस पर भी बयान आ गया कि शरिया पहले संविधान बाद में। ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है, इसे आप बोलेंगे कल को 10 लोग और बोलेंगे। मेरी चिंता सिर्फ इससे, मेरे पास महाभारत में तय समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।